नमस्कार, मैं विजय। प्रधानमंत्री मोदी और उनकी कैबिनेट ने जातिगत जनगणना को मंजूरी दे दी है। यानी कुल मिलाकर वो रास्ता साफ हो गया है, दरवाजा खुल गया है कि अब भारत में जो अगला सेंसस होने वाला है वो जातिगत जनगणना के आधार पर होगा। गांव गुर्गों में बसने वाली अलग अलग जातियां, उन जातियों के अंदर छोटे छोटे टोले, समूह और सब जातियों को यानी उपजातियों को अगर इसमें शामिल कर लिया जाएगा तो जमीनी हकीकत कुछ अलग निकल के आएगी। 1941 के बाद इस तरीके के जातिगत जनगणना की जो सोच सरकारें लेकर आई है और जिसकी डिमांड विपक्ष पिछले लोकसभा चुनाव के समय से लगातार करता आ रहा था और नीतीश कुमार ने तो बिहार में बाकायदे जातिगत जनगणना की अपनी कार्रवाई भी शुरू कर दी थी। जातिगत जनगणना का यह जो खेल था, यह खेल कितना मायने रखता था, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उस समय प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी जी ने, जो कि अभी भी मौजूदा प्रधानमंत्री हैं, जो कि चुनाव लड़ रहे थे तो हम उम्मीदवार ही बोलेंगे, जबकि वो निवर्तमान उस समय भी प्रधानमंत्री थे। उन्होंने बोला था कि उनकी जात गरीबी की है और कुल मिला के लड़ाई अब तक अगड़ों, पिछड़ों और दलितों में चली आ रही थी। इन सब जातियों से अलग हटकर अब अलग अलग जातियों के आधारित जातिगत जनगणना के आखिर मायने क्या होंगे और क्या भारत सरकार पूरी तरीके से साफगोई से विपक्ष के साथ मिलकर सियासी जमात को एक साथ बिना लाग लपेट के नौकर शाहों की अपनी कागज वाली कुंडली से निकाल समाज की सीधी बात रख पाएगा? यह सवाल उठना लाजमी है और सबको उठाना भी चाहिए, क्योंकि अगर जातियां सियासतदानों के नज़र से देखी जाएंगी तो अपने अपने वोट के हिसाब से जातियों की जनगणना के समर्थक माने जाएंगे। और अगर जातियों को आप इस तरीके से देखेंगे कि गांव देहात, दूर दराज इलाके में बैठा हुआ वो आदिवासी, वो पिछड़ा हुआ वर्ग या वो दलित या वो मुसहर, किसी विशेष प्रकार की जातियों का आकलन अगर सरकारें सही तरीके से करवा लेंगी तो शायद परिणाम कुछ अलग तरीके का नजर आएगा। जो अभी भी मुख्य धारा से कोसों दूर हैं, उनके खाने पीने की तो छोड़ दीजिए, उनके रहने की जो अपनी स्थिति है, कई घुमंतु जातियां हैं, कई बंजारे हैं जिनकी स्थिति हमेशा सड़क किनारे टेंट में गुजरती है। उनके गुजर बसर की अपनी जिंदगी की कहानी अलग है। अगर इस तरीके के जातिगत जनगणना में उन सबको शामिल किया जाए और भारत सरकार अगर सही मंशा के साथ हर पंचायत का अपना जातिगत जनगणना वाला मसौदा ले आकर के जमीन पर रख दे तो यकीन मानिए कि खेल बदल जाएगा। बिना अधिकारियों के ग्राम पंचायत द्वारा कम से कम 10, 15, 20 लोगों के समूह को तैयार करके अगर जातिगत जनगणना का सही तरीका पेश किया जाए तो शायद बहुत तेजी से यह सेंसस सही रूप में ले जाएगा। फर्क सिर्फ इतना है कि अधिकारी, चुने हुए प्रतिनिधि और पुराने प्रतिनिधि सब मिलकर के हर जाति के एक एक व्यक्तियों के नुमाइंदगी के साथ इसको साफगोई से कर पाएं, क्योंकि सेंसस कराना सिर्फ खाना पूर्ति नहीं है, बल्कि यह समझने का खेल है कि किसकी कितनी भागीदारी किस तरीके से है। क्योंकि यह सियासत के अलग अलग पैमानों पर अगर आपने भाषण और बातें सुनी होगी तो सब ने सिर्फ एक बात की, जिसकी जितनी हिस्सेदारी, जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी या उसकी उतनी भागीदारी। यानी कुल मिलाकर अभी भी इन राजनेताओं के दिमाग में अपने अपने वोट बैंक का ही ख्याल है, ना कि ख्याल ये कि किस जाति को तरक्की देने के क्या क्या अवसर देने चाहिए और किसकी ज़रूरत है क्या। कुल मिलाकर सही स्किल के हिसाब से, सही परिवेश के हिसाब से हर जातियों को उनकी ज़रूरत के हिसाब से उनके सपनों का भारत देना शायद जिम्मेदारी होनी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य अब तक का यही है कि जातिगत जनगणना हो चाहे किसी भी तरीके की कार्रवाई, वो अपनों के नाम, लाग लपेट के नाम और कागजी खाना पूर्ति पर सिमट कर चली जाती है। स्कूल के मास्टरों से सेंसस कराने की अपनी प्रक्रिया और मास्टरों का अपना काम करने का तरीका, वो पढ़ाएंगे या सेंसस करेंगे, यह सब सवालिया निशान पे उठना लाजमी है। लेकिन इस पर हम क्यों बोलें? क्योंकि हो सकता है यह राजद्रोह, देशद्रोह की भाषा में आता हो। क्योंकि आजकल कौन सा शब्द राजद्रोह या देशद्रोह बना दिया जाएगा, इसके बारे में हम आप अंदाजा लगाते रहेंगे और खेल हो जाएगा। कुल मिलाकर जातिगत जनगणना कराने का फैसला सरकार का सही हो सकता है। विपक्षियों की मांग थी और विपक्ष इस समय खासकर कांग्रेस अपने अपने शासित राज्यों में जातिगत जनगणना के अलग अलग प्रयोग को दोहरा रही है।
हो सकता है कि तेलंगाना का मॉडल, हो सकता है कर्नाटक का मॉडल, हो सकता है नीतीश कुमार के बिहार का मॉडल अलग अलग तरीके से सही हो, लेकिन अगर यह मॉडल हर पंचायत का होगा तो शायद भारत की पंचायतों गांव में बैठे हुए जातियों के साथ सही रूप से न्याय हो पाएगा। और आरक्षण और बिना लाग लपेट के मसौदे में फंसे हुए अगर जातिगत जनगणना के हिसाब से भारत की अलग अलग योजनाओं को परोसा जाए बिना सियासत के नज़रिए से देखे हुए, तो शायद वो चश्मा खुले तौर पे भारत का दिख जाएगा, जिसमें भारत फिर से अपनी ताकत को, अपने वजूद को पा पाएगा। गांव में बैठे हुए नाउम्मीद हो रहे उन मजदूरों के परिवारों को जो शहरों में आकर दम तोड़ते हैं, मजदूर दिवस से पहले जातिगत जनगणना का यह तोहफा शायद कुछ उम्मीदें जरूर लेकर आएगा। वैसे हर बार वो उम्मीद तो पालते हैं, लेकिन हकीकत उनकी वहीं ईंट गारे वाले अपने रोज के काम से कमाई करने वाले पैसे की तरफ आ जाती है। मनरेगा से लेकर अलग अलग योजनाएं कुछ हद तक इलाज जरूर कर पाई, लेकिन भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ते चढ़ते अब यह सब भी सवालिया निशान के ऊपर आ गई हैं। तो पंचायती राज सिस्टम में भी कितनी साफगोई से यह सेंसस काम कर पाएगा, इस पर भी सोचने समझने की बात है। और विपक्ष के नेता राहुल गांधी की यह बात कि जातिगत जनगणना में पूछे गए सवाल मायने रखते हैं और क्या यह सवाल पब्लिक फोरम पर उजागर करके तब तैयार किए जाएंगे, अगर ऐसा होगा तो यकीन मानिए यह जनता के द्वारा जातिगत जनगणना करने का अपना अपना तरीका होगा। और समाज और अलग अलग जातियां अगर अपने आप को बिना किसी लाग लपेट और डर भय के यह बताने का काम कर दें कि उनके घर में कितने फ्रिज, कितने टीवी, कितने स्कूटर और कितने लोग नौकरी पेशा वाले हैं, तो शायद सब कुछ अलग होगा। लेकिन सरकारी अधिकारी हैं, वो ट्रैक्टर, गाड़ी, स्कूटर, फ्रिज और टीवी के नाम पर ना जाने गांव में कौन सा भ्रम फैलाकर चलते हैं कि गांव वाले अपने घर में हुई किसी प्रकार की इस तरीके की व्यवस्था को छुपाने से भी डरते हैं। कारण यह है कि उनको लगता है यह सब आगे चलकर सरकार के किसी ऐसे डंक का शिकार बनेगा जिसमें उनको ना जाने क्या क्या भरना पड़ेगा। खेल तो होता ही है और खेल हो भी रहा है, लेकिन जातिगत जनगणना का यह फैसला मजदूर दिवस से पहले आने का अपने आप में रोचक मामला जरूर बनाता है। क्यों लिया, कैसे लिया, किसके दबाव में लिया, ये सियासतदानों पर छोड़कर हम सिर्फ बात यही कर सकते हैं कि शायद अब भारत में दम तोड़ती हुई उन जातियों के आंकड़े भी आपके आसपास आ पाएंगे जिनकी संख्या बहुत कम है, और उनकी ताकत को समझकर उनको फिर से संरक्षित करने के प्रयास में शायद हम सब लग पाएंगे। ऐसी कई जातियां, थारू से लेकर अलग अलग जातियां अपने आप में सवालिया निशान के घेरे में हैं, क्योंकि उनकी संख्या, उनके लुप्त होते अपने समुदाय के लोगों की पूरी वानगी आपको जरूर जाननी चाहिए। शायद पूरी दुनिया और पूरा भारत जातिगत जनगणना के बाद अपने गांव में बची हुई या बढ़ रही आबादी के बारे में, जातियों के बारे में सही से जानेगा। बस फर्क इतना है कि यह जातियों के समूह की बजाय जातियों के हर उस छोटे छोटे अपभ्रंश और मौजूदा उपजातियों को सजोकर एक बड़ी अलग तरीके की जनगणना का रूप ले पाए। और इसमें इस बात की जरूर कोशिश होनी चाहिए कि मध्य प्रदेश की कोई विशेष जाति, उत्तर प्रदेश की किसी विशेष जाति जिनका नामकरण सेम है, उन दोनों पर कहीं SC/ST का आरक्षण तो कहीं OBC का आरक्षण, यह सब ना हो। उनके अपने अपने राज्य में उनके अपने अस्तित्व का कारण अलग अलग तरीके से होता है, क्योंकि अलग सीमाओं में रह रहे ऐसे लोग सीमा पार कर कब उसका फ़ायदा उठाने का प्रयास करते हैं, इसका खेल वो लोग जानते होंगे जो इसके खेल की मलाई अब तक खा रहे हैं। तो हर तरीके की जातियों की सही जनगणना और उनके साथ सही न्याय की उम्मीद करने वाले इस जातिगत जनगणना की उम्मीद शायद न्याय यात्रा पर निकले राहुल गांधी ने सबको देखी और दिखाई होगी, और शायद मोदी जी ने भी इसी समझ के साथ इसकी घोषणा की होगी। इसका उन्मूलन कब होगा, इसकी समय सीमा कब होगी, यह सब अभी प्रधानमंत्री मोदी के अपने फाइलों में जब्त होगा, उनके अधिकारियों के अपने ब्रीफकेस में बंद होगा। अगर यह खुलेगा और बिहार चुनाव से पहले खुल जाए, बंगाल चुनाव से पहले खुल जाए, तो इसका असर अलग होगा। अगर यह सिर्फ महिला आरक्षण जैसे चुनावी खेल का नतीजा हुआ तो खेल अलग होगा, लेकिन
भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली को महिला मुख्यमंत्री देकर के शायद महिला आरक्षण की अपनी कवायद को एक मजबूत आवाज बनाई जरूर है। तो क्या कांग्रेस भी ऐसे किसी महिला मुख्यमंत्री को अपने हिमाचल जैसे राज्य में लाकर, कर्नाटक या तेलंगाना में लाकर इसका कोई माकूल जवाब दे पाएगी? यह सब सोचना अपने आप में एक बड़ा सवाल हो सकता है। लेकिन अभी बात जातिगत जनगणना पर। हमसे जुड़िए, हमें अपने सुझाव दीजिए, देखते रहिए, सुनते रहिए। नमस्कार।